अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? मौजें कर रहे हो? मौजें ख़त्म होने वाली हैं आपकी, मौजें ख़त्म होने वाली हैं। तैयार हो जो और पढ़ाई करके आओ। आप वैसे अब तक तो अंदाज़ा आपको ख़ुद भी हो गया होगा कि डोंट टेक केमिस्ट्री ईजी। केमिस्ट्री को ईजी नहीं लेना, ख़ास तौर पे केमिस्ट्री को इजी नहीं लेना, और फिर एफएससी की केमिस्ट्री को तो बिल्कुल भी नहीं इजी लेना। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री आसान है अगर आप इसके साथ यानी कि इंसाफ करें तो। अगर थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ी सी मेहनत करें तो आई एम श्योर, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे आपके सीनियर्स जो हैं, बहुत सारे बच्चे हमें बताते हैं वो। और इवन मैं, चले बात हो रही तो मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, आपके सीनियर्स ने अपने शौक से, ऑब्वियसली अगर उनका मेडिकल में एडमिशन होता तो फिर तो मेडिकल में चले जाते, तो उनका मेडिकल में एडमिशन नहीं हो पाया, तो अमंग ऑल अदर फील्ड्स उन्होंने केमिस्ट्री को चूज़ किया है। ये बात आपके लिए हैरानकुन तो नहीं है ना? उन्होंने अपना बीएस केमिस्ट्री में किया। बहुत सारे आपके सीनियर्स ऐसे हैं, गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी, बहुत सारे सीनियर। एक्चुअली केमिस्ट्री में अगर आप इंटरेस्ट लें ना और इंटरेस्ट डेवलप करें और इसको सिर्फ रटे के लिहाज से ना लेके चलें तो यू विल फाइंड द इंटरेस्ट, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और ख़ास तौर पर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री अच्छी खासी इंटरेस्टिंग है। जो बच्चे इसको समझ के पढ़ रहे हैं और जो बच्चे समझ के पढ़ते रहे हैं, दे फाइंड देयर इंटरेस्ट इन द केमिस्ट्री। तो आए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक जो पेज नंबर 104 पे चल रहा था और वो था कम्प्लेक्स कंपाउंड। वी वर डिस्कसिंग द बेसिक्स ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड। कम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मुख्तलिफ़ किस्म की टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होंगी उनके ऊपर बात हो रही थी। मैंने बात की थी आपसे कि एक चीज़ होती है सेंट्रल मेटल एटम, फिर एक चीज़ होती है सेंट्रल मेटल यानी आयन या एटम, और फिर एक चीज़ होती है लिगेंड। लिगेंड क्या था? टॉपिक हमारा है कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। हाँ जी, मैंने एक एग्जांपल, वही कल वाली एग्जांपल दोबारा लिख लेता हूँ। क्या था? हेक्सासाइनो था, आयरन 1 2 3 4 5 6 हेक्सासाइनो, और यूं करके स्फीयर बनेगा, और यहाँ पे था 4, सॉरी चलें ठीक है, पॉजिटिव लगा भी सकते हैं, 4 पॉजिटिव पोटेशियम्स। ऐसे ही था, कल इसी के ऊपर बात हुई थी, आज भी इसी को चलाते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी सेंट्रल मेटल आयन की। दिस वन इज द सेंट्रल मेटल आयन विच विल बी एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डोनर्स। And who are the donors? These things, these species are the donors. And in the complex chemistry, in the complex compound, we use the specific word for these donors, and the word is the ligand. क्या कहते हैं उसको? Ligand. Ligand is a species. It may be an ion, or it may be some kind of neutral atom, or ion, or a molecule. कुछ भी हो सकता है। एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो विच इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? फिर हमने एक बात की थी, और मैंने आपको कहा था कि इस बात को ज़रूर ज़हन में रखना। बोर्ड में आस्क इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, आपसे उसमें भी पूछा जा सकता है, एंटी टेस्ट में पूछा जा सकता है कि जी मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है जनाब, जी डायडेंटेट लिगेंड क्या होता है। किसी डायडेंटेट लिगेंड की एग्जाम्पल तो दें, किसी मोनोडेंटेट लिगेंड की एग्जाम्पल तो दें। तो मोनोडेंटेट लिगेंड वो है विच कैन डोनेट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायडेंटेट लिगेंड वो है विच कैन डोनेट 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एग्जाम्पल आपको मैंने एक दी थी इसकी, ऑक्सालेटो की, ऑक्सालेट आयन की, COO बॉन्ड COO, इधर भी नेगेटिव चार्ज, इधर भी नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये आया कहाँ से? चलें जी बताएं ज़रा, ये आया कहाँ से? मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि ये वर्ड आपने पहले पढ़ा हुआ है, COOH, COOH।
जनाब ये वर्ड आपने H2SO4 के रिएक्शंस में पढ़ा था सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस। वहाँ पे आपने पढ़ा था कि ऑक्सैलिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड का तो क्या होता है, दिस वन इज ऑक्सैलिक एसिड। याद आया? ये क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। जब ऑक्सैलिक एसिड से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, इसको कहते हैं ऑक्सैलेट आयन। ऑक्सैलेट आयन इज अ डाइडेंटेट लिगेंड। क्यों? क्योंकि यहां पे भी ऑक्सीजन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज, दिस ऑक्सीजन इज आल्सो कैरिंग नेगेटिव चार्ज, तो ये भी एक लोन पे डोनेट कर सके, एक बॉन्ड बना सकता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और ये भी एक लोन पे डोनेट कर सकता है। सो ऑक्सैलेट आयन इज अ डाइडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट देखिए जनाब, कोऑर्डिनेशन नंबर, पेज नंबर 104, पॉइंट नंबर 3, हेडिंग नंबर 3 जो सी है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने लोन पे डोनेट हो रहे हैं? सिंपल, कितने लोन पे डोनेट हो रहे हैं? 1, 2, 5, 10 कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने लोन पे डोनेट हो रहे होंगे वो उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर है। आपके सामने ये जो चीज़ लिखी हुई है, आप अपने जहन में खुद को बताएं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। इस ब्रैकेट के अंदर रहना है, इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको कल भी बताया था कि इट इज़ फॉर द बैलेंसिंग ओनली, टू बैलेंस द चार्ज। क्यों? कंप्लेक्स इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज, अभी देखेंगे आप, कंप्लेक्स इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज, उस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए पोटाशियम आके अटैच हुआ है। पोटाशियम इज नॉट द लिगेंड। लिगेंड ये है, ये जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं यहां पे? एक ये कर रहा है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, साइनाइड इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड। एक ये कर रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, टोटल हो गए 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। ऑल ओके। नेक्स्ट देखें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर, स्फीयर मतलब एक कुर्रा, जैसे आप कहते हैं कि जी स्फीयर ऑफ अर्थ, कुर्रा अर्ज, जो हमारे ज़मीन का एक स्फीयर है, सर्कल है, एक दायरा है, एक हिस्सा है उसका, उसकी जो लिमिट है, ये स्फीयर है इन दिस केस, जिसको मैंने कैसे शो किया हुआ है? ब्रैकेट से, बड़ी ब्रैकेट से शो किया हुआ। दिस वन इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर जी? जिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हम शो क्या करेंगे? हम कंप्लेक्स आयन को शो करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। ये देखें, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, द थिंग, द एरिया जो कि ब्रैकेट्स के अंदर है, ये ब्रैकेट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर जी? नेक्स्ट देखें, एग्जांपल सिंपल सी, कोई भी 1-2 एग्जांपल याद रख लें। जैसे मैं एक एग्जांपल दे के सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आप ऐसा कर सकते हैं। 1 या 2 एग्जांपल कोई भी इजी सी जो रहती हैं जहन में, उनको याद रखें। कोई भी पूछ लेता है, सेंट्रल मेटल आयन पूछता है, लिगेंड पूछता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है, स्फीयर पूछता है, जो मर्जी पूछता है, आप उसी एक आधी एग्जांपल को उठा के एक्सप्लेन कर दें। ये इतनी ढेर सारी जो एग्जांपल इसने दी है, करने की जरूरत नहीं है। एक नजर देख ले इनको, बस कर 1-2 लें, ठीक है? ओके जनाब अली। अच्छा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अब वही वाली बात आ गई, पहले वाली। क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन हैव नेगेटिव चार्ज, कोऑर्डिनेशन कैन हैव पॉजिटिव चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन बी न्यूट्रल, सारा कुछ हो सकता है। कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। क्लियर जी? ओके जनाब, इसकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, ठीक है? उसके बाद देखें, चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब यहां पे वही आ गई जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला करते थे, ये वही बात है। अब चार्ज कैसे निकालेंगे देखें जरा। अब मैं क्या करता हूं, इसको करता हूं रेज, और बल्कि इसको भी रेज करता हूं। अब हमने सिर्फ चार्ज कैलकुलेशन करनी है ना। K4 ये एक कंपाउंड है, K4 आयरन हेक्सासाइनो क्लोज, यही था जिसको मैंने ओपन करके लिखा हुआ था। अब मैंने उसको क्लोज करके लिख दिया।
साइनाइड का जो चार्ज है ना ये होता है -1। क्या? इसकी साइनाइड का जो चार्ज है ये होता है -1। हम कुछ एक लिगेंड डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री बड़ा वसी सब्जेक्ट है, तो बहुत तफसील में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आपकी बुक में बहुत तफसील नहीं दी हुई, तो फिर बिला वजह हमें इतना तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उतनी ही बात डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में है, अदरवाइज डिटेल में जाएंगे ना तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और उसका फ़ायदा भी कोई नहीं होगा आपको ऐसा इंफॉर्मेशन के सिवा। अच्छा, कहने में ये लगा था जनाब कि अब ये आपके सामने एक कंपाउंड लिख दिया मैंने और इसको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। जो साइनाइड है ना इसका चार्ज होता है -1। ये 2 चार होंगे, आप इनको याद कर लीजिएगा बस। साइनाइड होगा, एक्वा इस्तेमाल होगा, वाटर, अमाइन इस्तेमाल होगा और कार्बोनाइल इस्तेमाल होगा, ऑक्जेलेटो इस्तेमाल होगा, बस 2 चार होंगे जो याद कर लें। विद द टाइम आते जाएंगे, याद करते जाइएगा बस। और फिर आगे इसका यूज़ भी नहीं है, ये सिर्फ पेज नंबर 105 तक ही है, उसके बाद आगे ये क्लोज हो जाएगा काम इसका। ओके जी, साइनाइड का बेटा चार्ज होता है -1। तो हैं कितने साइनाइड? -6। क्लियर जी। आयरन का इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। अब मुझे ये बताएं, सिंपल कैलकुलेशन जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला करते थे, सिंपल सी बात। साइनाइड का 1 के ऊपर चार्ज क्या है? -1। 6 के ऊपर क्या हुआ? -6। तो आयरन का इस केस में है +2, तो बैलेंस करेगा -6 इसके साथ, इसमें से 2 निकालेंगे तो पीछे बचा क्या? 4, और साथ में साइन क्या आ जाएगा? -4। साइन आ जाएगा ना नेगेटिव, इसकी वजह से, 6 की वजह से। तो 6 में से 2 गए, 4 बचा और साइन आ गया नेगेटिव, तो इसका मतलब है क्या बना ऊपर इसके ऊपर? चार्ज -4। इसको कहते हैं चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। बस इतनी सी बात कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है। इस केस में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज कैरिंग -4 चार्ज। इतनी सी बात। क्लियर? अब अगली बात छोटी सी वो ये कि -4 को बैलेंस करने के लिए यहां पे 4 पॉजिटिव आके लग गए हैं। पोटाशियम 1 का चार्ज क्या होता है? 1 है कितने? 4 +4। गौर से देखें जरा, दिस +4 इज बैलेंस्ड बाय दिस -4। +4 बैलेंस हो गया -4 के साथ, न्यूट्रल। ओवरऑल क्या हो गया? न्यूट्रल। मेरा बताने का मकसद ये है कि इसमें से अलग अलग निकाल के इसके साथ बैलेंस नहीं होंगे। ओवरऑल पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, पूरे स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आएगा दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द आउटर एलिमेंट, जो कि उसके बाहर साइड पे लगा हुआ है। क्लियर? आपको पूछता है कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, तो आप पूरा चार्ज पहले निकालेंगे। 2 4 एग्जांपल मैंने इसीलिए कहा ना, लिगेंड 2 4 हैं, आप वो याद कर लेंगे, वो आपको पता होगा कि जी किस लिगेंड के ऊपर क्या चार्ज होता है। आप उसके लिहाज से उसको बैलेंस करके निकाल लेंगे और आप बता देंगे कि जी ये -4। मिसाल के तौर पे चलिए मैं एग्जांपल एक देता हूं। कोबाल्ट है, इसके साथ जनाब अली लेट से लगा हुआ है अमोनिया, या चलें और सिंपल कर लेते हैं, लेट से इसके साथ लगा हुआ वाटर। वाटर को एक्वा कहते हैं। जैसे इसका मैंने वर्ड यूज करता है साइनाइड या साइनो, इसके लिए वाटर के लिए वाटर का वर्ड नहीं यूज होता, वाटर के लिए वर्ड यूज होता है एक्वा। क्या? एक्वा। अच्छा, जो एक्वा है ना, वाटर है। अब वाटर का जो चार्ज है ये 0 होता है। मैंने आपको बता दिया कि वाटर का चार्ज क्या है? 0। आप मुझे बताएं स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या होगा? क्या चार्ज होगा स्फीयर के ऊपर? इस स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों? ये देखें, क्या नाम है इसका, वाटर के ऊपर चार्ज क्या है? 0। तो 4 का भी चार्ज ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, अब इस स्फीयर के ऊपर जो भी चार्ज होगा दैट विल कम फ्रॉम कोबाल्ट।
अगर कोबाल्ट, बात गौर से सुने, अगर कोबाल्ट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सफ़ीर के ऊपर कोई चार्ज नहीं। अगर लेट्स से कोबाल्ट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो सफ़ीर के ऊपर क्या आ जाएगा, +2। फिलहाल सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इस लिहाज से आगे हो जाएगी बात क्लियर मज़ीद। क्लियर जी, सफ़ीर के ऊपर चार्ज इस तरह से निकाला जाता है। नेक्स्ट है जनाब अली, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज चिलेट्स। व्हाट इज चिलेट? चिलेट क्या होते हैं जनाब? चिलेट बेटा, चिलेट होते हैं बड़ी अच्छी चीज, और वो अच्छी चीज क्या है? समटाइम जब लिगेंड एक से ज्यादा डोनेट कर रहा हो इलेक्ट्रॉन पेयर, अभी मैंने वर्ड यूज किया था मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट का क्या मतलब था? एक लोन पे डोनेट कर रहा है। अगर 2 डोनेट कर रहा हो तो डाइडेंटेट, 3 डोनेट कर रहा हो तो ट्राइड, 3 से ज़्यादा वाले भी होते, 3 डोनेट कर रहा हो तो ट्राइडेंटेट लिगेंड, 4 डोनेट कर रहा हो तो टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो मुझे ये बताएं, क्या मैं एक से ज़्यादा वाले को फॉर द सेक ऑफ इजीनेस, क्या मैं उसको पॉलीडेंटेट लिगेंड कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। पॉली का क्या मतलब होता है? हम पॉली को केमिस्ट्री के लिए में जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पॉली मीन्स मैनी। जब एक से ज़्यादा हो गए तो मीन्स मैनी हो गए, एक से ज़्यादा हो गए तो मोर देन 1 हो गए ना, तो हम उसके लिए पॉली का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो फिर क्या मैं ये 2 क्लासिफिकेशंस बना सकता हूँ, एक मोनोडेंटेट लिगेंड और दूसरी पॉलीडेंटेट लिगेंड? पॉलीडेंटेट की जब बात होगी, लफ्ज इस्तेमाल होगा, तो व्हाट डज इट मीन? इट विल मीन के डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, इट में बी टेट्राडेंटेट, इट में बी पेंटाडेंटेट, जो मर्जी हो। क्लियर जी? मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ मोनोडेंटेट, मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ पॉलीडेंटेट फॉर मोर देन 1। जब किसी कंपाउंड में, किसी कम्प्लेक्स में पॉलीडेंटेट लिगेंड मौजूद होना, तो वो क्या करता है? वो डोनेशन इन सच अ वे करता है कि इट फॉर्म्स अ रिंग, इट फॉर्म्स अ रिंग। कोई एग्जांपल है आपके जहन में जो पॉलीडेंटेट लिगेंड हो? आपके कोर्स में एक ही है, ऑक्जेलेटो, अभी जिसकी बात हुई थी, COO, नेगेटिव नेगेटिव। इसको अगर ड्रॉ करूं ओपन करके तो आई कैन ड्रॉ इट लाइक दैट कि एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। COO को ही मैंने ड्रॉ किया ना यूं, ये क्या बन गया? ये बन गया ऑक्जेलेट आइन। अब मैंने आपको बताया था कि ऑक्जेलेट आइन इज अ डाइडेंटेट लिगेंड, आई कैन से पॉलीडेंटेट आल्सो, पॉली भी कह सकता हूँ ना। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड जब एक जगह पे मौजूद हो तो ये क्या करता है? मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्लाटिनम है, ये क्या करता है जनाबे अली? ये इसको अपना ये लोन पेयर डोनेट करता है, इसी तरह ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है। अब दूसरी तरफ भी अगर एक पॉलीडेंटेट लिगेंड, और हम एग्जांपल यही लेंगे जो आपके कोर्स में सिंपल सी एग्जांपल है, ये मौजूद हो CO ऑक्सीजन, ये भी इसी तरह डोनेट कर रहा हो, तो इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स रिंग। कैसे रिंग बना? गौर करें जरा, ये रिंग नहीं बना है, ध्यान इधर रखें जरा, ये देखें, ये रिंग नहीं बना जहां पे मेरा हाथ चल रहा है, ये देखें, ये एक रिंग बन गया ना, इट इज कॉल्ड चिलेट, इसको कहते हैं चिलेट। When polydentate ligand is present in a complex compound and it donates more than
one electron pair to the same or to the single metal ion, it forms a ring, and this compound, this complex is called chelate. पेज नंबर 105, सबसे ऊपर वाली डायग्राम, हाँ जी सही लिखा हुआ, पेज नंबर 105 के ऊपर सबसे ऊपर वाली जो डायग्राम है, उसने डबल बॉन्ड ऐसे, मैंने ज़रा ऐसे करके शो कर दिया है, उसने यूं करके शो किया हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर जी बात। ये अब आपका एक चिलेट बन गया, ये देखिए, ये रिंग बन गया, दो रिंग बने इसमें, ये देखिए, एक रिंग ये और एक रिंग ये, और ये क्या है बेसिकली, ये कॉम्प्लेक्स है पूरा, ये इसके गिर्द मैं स्फीयर बना देता हूँ, एंड दिस स्फीयर कैरीज -2 चार्ज, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। तो ये जनाब एक स्फीयर। अच्छा, एक स्फीयर, एक रिंग में कितने मेंबर हैं, देखें जरा गौर से। अगर मैं आपसे कहूं कि एक रिंग में कितने मेंबर हैं, तो कितने मेंबर हैं इस रिंग में? 5 मेंबर। 1 2 3 4 5। इसी तरह इस रिंग में कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये जो प्लाटिनम है, इट इज बीइंग शेयर्ड फ्रॉम द बोथ साइड्स, तो वो दोनों रिंग में आएगा, इस रिंग में भी आएगा और इस रिंग में भी आएगा। तो इट इज अ 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग बना रहा है। 1 2 3 4 5 एक रिंग, इसी तरह दूसरा रिंग। पेज नंबर 105, पहला पैराग्राफ, उसकी लास्ट लाइन, ईच ऑक्सलेट लिगेंड फॉर्म्स अ 5 मेंबर रिंग विद द कैटाइन। क्लियर होगी बात जी, कोई शक तो नहीं है इसमें। कैटाइन क्या है? ये सेंटर मेटल एटम। क्लियर जी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, चिलेट, बहुत बार पूछा हुआ उसने बोर्ड में, आखिरी बार 2014-15 में भी आया था, इसको ज़रूर कर ले। उसके बाद शुरू करते हैं हम नोमेनक्लेचर। आज शायद मुकम्मल ना हो सके, लेकिन इंशाल्लाह ताला जितना हो जाएगा वो ये कर लेते हैं। अब नोमेनक्लेचर में, नोमेनक्लेचर का मकसद क्या होता है बेसिकली? नोमेनक्लेचर का मकसद है, अब देखो मैंने आपको बताया है कि हजारों लाखों कंपाउंड इसके बनाए जा चुके हैं। एक अलग केमिस्ट्री है, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, विच इज डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्स आयंस, विद द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर वे। हम केमिस्ट्री में बातें एवं नहीं उठा के कर लेते, एवं नहीं किसी चीज़ का नाम जो है वो जनाब मीथेन और ईथेन और प्रोपेन रख दिया जाता, या किसी चीज़ का नाम जो हेक्सासाइनोफिरेट रख दिया जाता। देयर इज़ अ प्रॉपर वे। आपको पता है, यू आर नॉट स्टडिंग सम काइंड ऑफ सिंपल सब्जेक्ट, इट्स केमिस्ट्री। तो डोंट टेक द केमिस्ट्री लाइट। नोमेनक्लेचर फील करें, प्राउड फील करें, यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री। दिल दिल में मुझे पता है आप प्राउड फील करते भी हैं, ऊपर ऊपर से ठीक है, आपको शायद मुश्किल लगती हो या गुस्सा आता हो, लेकिन मुझे पता है आप अंदर से दिल दिल से खुश होते हैं आप केमिस्ट्री पढ़ के। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, मज़ीद खुश रखें। अच्छा जी, नोमेनक्लेचर क्या होगा जनाब? प्रॉपर वे, रूल्स। इट विल गिव सम रूल्स कि आपने जब किसी कंपाउंड का नाम रखना है, तो जब आप इंशाल्लाह ताला बड़े होंगे और आप भी फॉर एग्जांपल कोई केमिस्ट्री का, कोई कम्प्लेक्स कंपाउंड का कोई नया कंपाउंड डिस्कवर करेंगे या बनाएंगे, तो आप जब वो जो नाम रखेंगे ना, वो आप इन रूल्स के मुताबिक रखेंगे। नोमेनक्लेचर इसका मैं पॉइंट पढ़ता हूँ और साथ साथ मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन आया नहीं है बोर्ड में, लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चूंकि ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, वैसे तो बोर्ड की मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी पूछ ले, लेकिन स्पेशली अगर ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है तो इट हैज़ द राइट कि वो ये पूछ सकता है। पूछा नहीं है वैसे कभी, तो आपको ये पॉइंट्स आने चाहिए। फिर आपको मुश्किल कुछ भी नहीं है, इंतहाई आसान है, और अपने अल्फाज में आप लिख सकते हैं, बात को समझ लें, अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। सबसे पहला जनाब अली, पॉइंट नंबर 1, कैटाइन्स आर नेम्ड बिफोर द एनाइन्स। व्हाट डज इट मीन? आपसे भी बात हुई थी कि एक कम्प्लेक्स कंपाउंड में देयर आर 2 पार्ट्स। एक
वही अलमशहूर एग्जाम्पल लिख देता हूँ 6। ये एक जनाब अली कम्प्लेक्स कंपाउंड है एंड ऑब्वियसली एंड आई टोल्ड यू बिफोर कि इट कैरीज 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स मीन्स कि 1 पार्ट विल बी पॉजिटिव, अदर पार्ट होल विल बी नेगेटिव। इस केस में सिंपल कैटाइन है और कम्प्लेक्स एनाइन है। देखिए मैं वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल कैटाइन है एंड कम्प्लेक्स एनाइन है। साथ हाथ भी मैंने खोल दिया, इधर भी ध्यान रखें। सिंपल कैटाइन है, कम्प्लेक्स एनाइन है। क्लियर? रूल ये कहता है कि यू विल राइट द नेम ऑफ कैटाइन फर्स्ट। आप पहले लिखेंगे कि कैटाइन कौन सा है। अगर लेट्स से किसी एग्जाम्पल में लेट्स से, जैसा मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी, कोबाल्ट H2O4 और यहां पे लगाओ सल्फेट, अब क्या है? अब बताएं जरा सिनेरियो क्या है। नाउ इट इज हैविंग कम्प्लेक्स कैटाइन सिंपल एनाइन। तो पहले क्या कहता है, रूल पे क्या कहता है कि पहले किसका नाम लिखेंगे? पहले यू विल राइट द नेम ऑफ कैटाइन। तो इस केस में, इस एग्जांपल में यू विल राइट द नेम ऑफ कम्प्लेक्स फर्स्ट, लास्ट में आएगा सल्फेट। और इस एग्जांपल में जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यू विल राइट द पॉजिटिव फर्स्ट, यानी पोटेशियम फर्स्ट, उसके बाद आएगा। तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप? यू विल राइट पोटेशियम। सबसे पहले लिख दिया मैंने पोटेशियम। इसकी बात करता हूँ, इसको फिलहाल ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, मैं इसको एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैंने लिख दिया पोटेशियम। रूल क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है, पॉइंट नंबर 2, इन नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना ना, पहले आपने कैटाइन लिख दिया, तो अब उसके बाद पीछे बचा क्या है? नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। In naming the coordination sphere, ligands are named in alphabetical order. Ligands will be named in the alphabetical order. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A पहले, B बाद में, C से शुरू होने वाले बाद में, alphabetical order. अब इस केस में ये एग्जाम्पल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें लिगेंड है ही, 1 टाइप ऑफ लिगेंड है, सिर्फ साइनाइड ही है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं एक एग्जांपल और लिख दूं, और यही वाली एग्जांपल लिखने लगा हूं, पेज नंबर 109 पे एग्जांपल में, सॉरी 105 पे एग्जांपल्स में जो पॉइंट नंबर 2 है, सेकंड वाली एग्जांपल, प्लैटिनम Cl और क्या है जनाब अली, NO2 NH3 और जनाब अली यहाँ पे आ जाएगा सल्फेट SO4। लेट्स से ये एग्जांपल। अब इसके अंदर लिगेंड देखें, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है एलिमेंट का नाम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन जो भी है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिगेंड लिखे हुए हैं, ये है क्लोरो, ये है नाइट्रो, ये है अमाइन। क्लोरो, नाइट्रो, अमाइन। बच्चों परेशान नहीं होना, क्योंकि इनमें से कुछ नाम मुमकिन आपके लिए नए हो, जैसे कि नाइट्रो वाला शायद नाम आपने मेरा ख्याल है पहले नहीं देखा हो, वो नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह में देखा था, लेकिन यहाँ पे इसको बोलने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो आपने सिर्फ इतनी ही एग्जांपल्स करनी है जितनी बुक में लिखी हुई हैं। तो एग्जांपल्स 2, 4, 5 ही हैं, इसलिए इनको जहन में रख लें। यहाँ पे है क्लोरो, ये है नाइट्रो, ये है अमाइन। अब आपके पास इस केस में 3 लिगेंड है। अब यहाँ पे ये पॉइंट अप्लाई होगा, you will write the name of the ligands alphabetically. मतलब first you will write amine, then you will write chloro, then you will write nitro. समझ आ गई बात? ये जो एग्जांपल है, इसमें क्या होगा कि चूंकि लिगेंड एक से ज्यादा है, तो you will go alphabetically. अच्छा, एक लाइन साथ और पढ़ें जो इसने आगे लिखी हुई है, क्या? Alphabetical order regardless of the nature and number of each. इस बात का ख्याल नहीं रखना कि जी उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, उसकी नेचर क्या है, वो ज़्यादा है या कम है। रूल इज यू विल गो अल्फ़ाबेटिकली। केमिस्ट्री हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करते।
चाहे कोई 2 है, चाहे कोई 4 है, चाहे कोई 10 है, ना जी ना, आप अपनी लाइन में लगें अल्फाबेटिकली जब आपकी बारी आएगी। क्लियर? इट मीन्स कि इन दिस एग्जाम्पल यू विल राइट फर्स्ट अमाइन, देन यू विल राइट क्लोरो, देन यू विल राइट नाइट्रो। अब चूंकि मैं एग्जाम्पल इसकी बात कर रहा हूं, उसमें है ही एक है, तो इसमें सिर्फ मैं क्या लिख दूंगा, सायनो। ठीक हो गया, मैंने इसका नाम लिख दिया सायनो। अभी मैं बताता हूं सायनो कैसे लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट में बात होती है। पॉइंट नंबर 3, द प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंट्रा, हेक्सा विल बी यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेटेड लिगेंड। सिंपल। 2 लिगेंड लगे हुए हैं तो यू विल राइट डाई, 4 लगे हुए हैं यू विल राइट टेट्रा, 6 लगे हुए हैं यू विल राइट हेक्सा, 8 लगे हुए हैं यू विल राइट ऑक्टा, 10 लगे हुए हैं यू विल राइट डेका। ओके जी। कितने लिगेंड लगे हुए हैं जनाब? यहाँ पे 6 लगे हुए। तो आप यहाँ पे बताएंगे 6 के लिए क्या यूज होना है? हेक्सा। मोनो के लिए तो लिखने की जरूरत है, खाली साइनो लिख दें। डाई के लिए डाई साइनो, ट्राई साइनो 3 के लिए, 4 के लिए टेट्रा साइनो, 5 के लिए पेंटा साइनो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कितने लगे हुए हैं? इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कितने लगे हुए हैं? 6। तो यहाँ पे मैंने गैप इसलिए छोड़ा था, यहाँ पे आएगा हेक्सा साइनो। अब इस वक्त तक नाम कितना बन चुका है टोटल? पोटाशियम हेक्सा साइनो। अभी आगे देखते हैं, और इसका भी बताता हूँ कि ओ क्यों लगाया, साइनो क्यों लगा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखें आप, पॉइंट नंबर 4, द नेम ऑफ एन आयनिक लिगेंड एंड इन सफिक्स ओ। समझ आ गई बात? जो लिगेंड एनाइन है मीन्स जो लिगेंड नेगेटिव चार्ज है, मैंने आपको बताया था लिगेंड कैन बी नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल, पॉजिटिव नहीं होगा। लिगेंड पॉजिटिव नहीं होगा, लिगेंड कैन बी नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। तो जो है नेगेटिव चार्ज उनके नाम के लास्ट में ओ लगाया जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है साइनो। बोलने में सीएन को साइनाइड ही बोलते हैं, बोलने में नॉर्मली जनरल बात करने में सीएन लिखा हो ना कि यहाँ पे, उसको साइनाइड कहते हैं। लेकिन चूंकि नोमेनक्लेचर की बात हो रही है तो यू नो कि उसमें सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। तो उन रूल्स के मुताबिक हम रूल्स इस तरह से वो रखे जाते हैं। उनका बेसिक मकसद ये होता है कि पूरी दुनिया में जब एक कम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिया जाए ना, तो इट शुड नॉट हैव कन्फ्लिक्शन, और ये किसी और कंपाउंड के साथ कन्फ्लिक्ट कभी ना हो। जब एक कंपाउंड लिखा जाएगा तो वो दुनिया में पूरा वही कंपाउंड हो एक। जैसे हमारे यहाँ तो नाम है ना, जैसे आसिफ नाम है तो आसिफ और भी हज़ारों बंदों के नाम है, इसी तरह अमजद और भी हज़ारों बंदों का नाम है, ऐसे ही ना। लेकिन केमिस्ट्री, आप यू सी ग्रेटनेस ऑफ केमिस्ट्री, कि आप एक किसी कंपाउंड का नाम लिखेंगे ना, अगर आपने गलत नहीं लिखा तो पूरी दुनिया में वो सिर्फ एक ही कंपाउंड होगा। 2 कंपाउंड कभी आपस में मैच नहीं कर रहे होंगे उनके नाम। क्लियर जी? तो इसका रूल ये है कि नेगेटिव अगर लिगेंड है तो यू विल राइट ओ इन द एंड ऑफ द नेम। इसीलिए याद आई ये बात, ऑक्सालेट था, मैंने वर्ड यूज किया था ऑक्सालेटो, और मैंने आपको कहा था कि मैं रीजन बाद में बताऊंगा। ऑक्सालेटो क्यों कहा था? क्योंकि COO नेगेटिव चार्ज था, COO नेगेटिव चार्ज था। ऑक्सालेटो नॉर्मली बात करेंगे जनरली तो ऑक्सालेट आयन कह सकते हैं इसको, लेकिन जब हम नोमेनक्लेचर में पुट करने की बात करेंगे तो वी विल से ऑक्सालेटो साइनो। क्लियर जी? ओके जी। नेक्स्ट 5वां, द नेम ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड विल बी अनचेंज। देखें डिफरेंस कर दिया ना हमने नाम से। अगर तो आपने लास्ट में ओ लगाया, इट मीन्स द लिगेंड इज नेगेटिव चार्ज। देखें आप सुनने वाले किसी को भी बताएंगे तो उसको ये समझ आ जाएगी कि लिगेंड पे चार्ज नेगेटिव है। लेकिन अगर न्यूट्रल लिगेंड होगा तो इट विल नॉट हैव एनी चेंज, नाम उसका वैसे का वैसे ही रहेगा। मिसाल के तौर पे जैसा कि ये NH3 है, NH3 अमाइन, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज होता है इसका। अमाइन, इसको मैंने अमाइनो नहीं कहा, लेकिन मैंने इसको नाइट्रो कहा है।
अब देखें आपको पता चल जाएगा। इसको मैंने नाइट्रो कहा है तो इसका चार्ज -1 होता है। इसको मैंने क्लोरो कहा है, इसका भी -1 चार्ज होता है। इसको मैंने लिखा है अमाइन, इसका मतलब आपको पता चल गया कि ये न्यूट्रल है। एक्वा, मैंने इसको लास्ट में ओ नहीं लगाया, मैंने एक्वा लिखा है। बताएं ये न्यूट्रल है या कैटाइन है? न्यूट्रल। क्लियर होगी जी बात? कैटाइन कह रहा हूं, सॉरी एनाइन। यहां से बात क्लियर होगी? ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट देखें। द सफिक्स एट कम्स एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ मेटल इफ द कंप्लेक्स रिप्रेजेंट्स एन एनाइन, अदरवाइज इट रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब ये है कि अगर कम्प्लेक्स के ऊपर, अब देखो एक जुमले में एक आपके सामने नाम लिखा होगा और आपको पता चल जाएगा। अगर एक जुमले में उसके नाम के आगे लिख दिया ना 8 मेट, इसके बाद आना है अब सेंट्रल मेटल एटम, बस। पोटाशियम, हेक्सा, साइनो आयरन के लिए यूज करते हैं, फेरस या आयरन यूज होता है। तो जब आयरन के लिए नेगेटिव चार्ज हो, अब यहां पे ये किस कम्प्लेक्स में है? कम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव है ना, -4, -4 है ना। तो जब कम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव हो ना, तो हम क्या करते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम का, आयन का जो नाम है, उसके लास्ट में वर्ड लगता है 8, फिर 8 याद करें, सल्फेट, याद आया? चैप्टर 3-4 में बात हुई थी। सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, नेगेटिव चार्ज थे जो सारे आयंस। इसी तरह जब कम्प्लेक्स के ऊपर, दोबारा गौर से बात सुन लें, मैं कम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं पूरे स्फीयर की। जब स्फीयर के ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो मैं लिखूंगा फिर 8, और अगर ये चार्ज नेगेटिव ना होता तो मैंने खाली आयरन लिख लेना था, आयरन बस, फिर मैंने 8 नहीं लगाना था। अब मैंने क्या लिखा है? फिर 8। अब इसका नाम पूरा इस वक्त तक क्या हो चुका है? पोटाशियम हेक्सा साइनो फिर 8। क्लियर जी? लास्ट पॉइंट जी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रोमन न्यूमेरिकल इन पैरेंथेसिस फॉलोइंग द नेम ऑफ द मेटल। पैरेंथेसिस का क्या मतलब हुआ कि इसको यहां पे थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए, K4 आयरन CN6। अब आयन के ऊपर ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, आयन है, इसके ऊपर चार्ज क्या है ये भी बताया जाएगा। निकालेंगे कैसे? निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। कैसे निकालेंगे जल्दी जल्दी से। अब साइनो का होता है -1, -1 6 लगे हुए हैं, -6 का मतलब हुआ आयरन का +2 है, इसीलिए कम्प्लेक्स के ऊपर -4 आ गया। ठीक है जी, ये -4 इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द पोटेशियम 4। तो आयरन के ऊपर चार्ज क्या होगा? 2। ये रोमन न्यूमेरिकल्स में यूं करके लिखा जाएगा इन पैरेंथेसिस, यानी ब्रैकेट्स में, छोटी ब्रैकेट्स। ये इसका पूरा नाम। अच्छा, एक बात मेरे ज़हन में आई थी, पोटाशियम क्या नंबर नहीं बताते हम? इसका नंबर बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको रीज़न बताई है कि ये जस्ट बैलेंस कर रहा होता है स्फीयर को, इसका और कोई काम नहीं होता। ये स्फीयर को क्या कर रहा होता है? बैलेंस कर रहा होता है बस। तो वो हमें पता चल जाता है कि स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या है, उसके लिहाज से यहाँ लगा दिया जाता है जितना पोटाशियम चाहिए हो या सल्फेट चाहिए हो। अब इसका नाम क्या होगा? पोटाशियम हेक्सासाइनोफिरेट 2। ये नाम पूरी दुनिया में सिर्फ इस कंपाउंड का होगा। आप केमिस्ट्री के किसी बंदे के सामने जाके बात करेंगे कि मुझे पोटाशियम हेक्सासाइनोफिरेट 2 चाहिए, तो वो आपको ये कंपाउंड उठा के देगा। क्लियर होगी बेटा बात? यहाँ पे नोमेनक्लेचर हुआ ख़त्म। एग्जाम्पल्स इसकी देख लें, सिंपल सी बात। जैसे अब ये नीचे वाली एग्जाम्पल थी, ये वाली, तो इसका नाम क्या बनेगा? पहले अब इनका नाम आएगा, तो इसमें आ जाएगा क्लोरो अमाइन, ये 4 अमाइन है, टेट्रा अमाइन, क्लोरो, नाइट्रो, प्लाटिनम। प्लाटिनम के ऊपर जो चार्ज निकलेगा -2 निकलेगा, 2 आ जाएगा, और लास्ट में सल्फेट। यहां तक रखें इसको, पेज नंबर 105 की एग्जांपल्स तक। नीचे वाला जो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है,
इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज हमने क्या डिस्कस किया है, आज हमने जो इसके पर्टिकुलर्स थे, बेसिक्स, क्या सेंट्रल मैटर आयन क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सफ़ीर क्या है, चिलेट क्या है, इंतहाई इंपॉर्टेंट, और उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर के सारे पॉइंट डिस्कस हो गए, लिखने का तरीका भी डिस्कस हो गया है कि वो कैसे होना है। एक आधी एग्जांपल के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर ये वर्ड में आता है तो, लॉन्ग क्वेश्चन। और बल्कि एक काम आपने करना है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 117 पे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में 7 कंपाउंड दिए हुए हैं, आपने इनके नाम लिख के लाने हैं कल। इंतहाई आसान है और इसी नोमेनक्लेचर से होंगे। अगर किसी किस्म का कोई इशू है तो वो फिर आप मुझे कॉल करके तो डिस्कस कर लेंगे। क्लियर हो गया? हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, इसी रूल से होने और इंतहाई आसान है सारे। अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।